24 नवंबर 1971 को थैंक्स गिविंग की शाम बहुत से अमेरिकन्स अपने अपने घर जा रहे थे। अमेरिकन सोसाइटी और क्रिश्चियंस में थैंक्स गिविंग अपने यहाँ होली दिवाली की तरह इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सभी लोग ढेर सारे तोहफे लेकर अपने अपने घर जाते हैं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसा ही एक शख्स एक काली अटैची लेकर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पे नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पे जाके फ्लाइट 305 की एक टिकट मांगी, जो केवल आधे घंटे की फ्लाइट होने वाली थी, पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सेटल टाकोमा एयरपोर्ट के बीच। करीब 40-45 साल के उस शख्स ने बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट और पतली सी टाई लगा के अपनी सारी डिटेल्स दी और नाम लिखवाया डैन कूपर। नाउ आई नो कि आपने ये किस्सा कई बार सुना होगा, पर यह कहानी शायद कभी नहीं सुनी। आखिर उस फ्लाइट से कूपर को गायब करने के पीछे अमेरिकन सरकार की साजिश थी या नहीं? क्या कूपर द्वारा चुराए गए पैसे पॉलिटिशियंस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करने का क्रिएटिव तरीका था? और अगर कूपर का मकसद वाकई में पैसे चुरा के उनसे ऐश करने का था, तो उन पैसों को कभी खर्चा क्यों नहीं किया? वेल, ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली वेल प्लान्ड केस भी था, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे एंगल्स के बारे में बात करेंगे ना, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। फ्लाइट की लास्ट रो में 80वीं सीट पे बैठे उस शख्स ने बैठने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट से कह के एक बर्बन विस्की और एक 7 अप मंगवाई और फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम पे दोपहर के करीब 2:50 पे 36 पैसेंजर्स और 6 फ्लाइट क्रू के साथ पोर्टलैंड एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गई। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद कूपर ने अपने पीछे बैठी फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फ्लाइट के लास्ट पैसेंजर सीट्स के पीछे जंप सीट्स लगी होती है, जहां पे फ्लाइट अटेंडेंट्स या फिर एयर हॉस्टेसेस बैठती है। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्काफनर ने उस नोट को लिया और किसी अकेले बिजनेसमैन के फोन नंबर समझ के उसे बिना खोले ही अपने पर्स में रख दिया। क्योंकि देखो, एक सुंदर एयर हॉस्टेस को ना इस तरह के बिजनेसमैन द्वारा अपना फोन नंबर देना उनके लिए रोज की बात हो जाती है। अब ये इनके साथ इतनी बारी होता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दी। अब जब कूपर ने ये चीज देखी तो वो फ्लोरेंस की तरफ झुका और उसके कान में बड़े धीरे से बोला कि आपको उस नोट को जरा खोल के देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक बॉम्ब है। अब फ्लोरेंस ने जब वो नोट खोला तो उसमें कैपिटल लेटर्स से लिखा हुआ था कि मेरे ब्रीफकेस में एक बॉम्ब रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बगल में बैठो। फ्लोरेंस उसकी बात मानते हुए कूपर के बगल में बैठ गई और उससे बॉम्ब देखने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद डैन ने वो ब्रीफकेस खोला और फ्लोरेंस ने उसके अंदर 4 लाल सिलेंडर्स देखे, जो दिखने में डायनामाइट जैसे लग रहे थे और उन सिलेंडर्स के साथ एक तार लगा हुआ था जो कि किसी बैटरी से कनेक्टेड था। नव इस बॉम्ब को फ्लोरेंस ने देखा था, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल और लूप होल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर वो जान चुकी थी कि उनकी फ्लाइट जो है वो हाईजैक हो चुकी है। तो अब बारी थी कि भाई हाईजैक हुई क्यों और हाईजैकर की आखिर डिमांड्स क्या है। तो कूपर ने अपनी डिमांड्स फ्लोरेंस को बताई, जिसे फ्लोरेंस ने एक कागज में नोट कर लिया और फिर बाकी सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को इसकी जानकारी दे दी। कुछ देर बाद जब सारी बात फ्लाइट कैप्टन विलियम ए स्कॉट तक पहुंची तो उन्होंने फ्लाइट की सिचुएशन और कूपर की सारी डिटेल्स नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट तक कन्वे की। कूपर ने $2 लाख एक नैपसैक यानी कि पिट्ठू वाले बैग में शाम के 5 बजे तक मांगे और ये स्पेशल डिमांड रखी गई कि सारे नोट $20 के ही होने चाहिए, ना उससे कम के ना उससे ज्यादा के। पर डिमांड्स यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने कहा था कि उसे 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट्स भी चाहिए और ये डिमांड बताती है कि डीबी कूपर कितना स्मार्ट था। कूपर को पता था कि अगर उसने केवल अपने लिए पैराशूट मंगवाया तो अथॉरिटीज द्वारा उन्हें खराब पैराशूट भी दिया जा सकता है, और इसीलिए उसने 2 जोड़ी पैराशूट मंगवाए ताकि अथॉरिटीज को ये लगे कि वो अपने साथ किसी हॉस्टेज को भी लेके कूदेगा और अगर उस हॉस्टेज को खराब पैराशूट मिल गया तो उसकी जान चली जाएगी। ये सारी डिटेल्स कन्वे की ही जा रही थी कि तभी कूपर ने कुछ और डिमांड्स रख दी और बोला कि जैसे ही फ्लाइट सिएटल में लैंड करेगी ना, फ्यूल ट्रक्स द्वारा प्लेन में फ्यूल भरना शुरू हो जाना चाहिए और सभी यात्री तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कि फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के अंदर पैसा नहीं लेकर आती। उसने कहा कि पैसा आते ही वो सारे पैसेंजर्स को छोड़ देगा, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट पैराशूट लेके फ्लाइट पे चढ़ेगी। डोनाल्ड नायरॉप, जो उस वक्त नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट थे, वो $2 लाख देने को राजी हो गए
और सभी क्रू मेंबर्स को हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहा गया। नाउ फाइनली फ्लाइट लैंड हुई और कूपर तक $20 के 10,000 नोट्स एक बैग में भर के दिए गए, जिसमें से ज्यादातर नोट का सीरियल नंबर L से शुरू हो रहा था, मीनिंग कि उनमें से ज्यादातर नोट्स सैन फ्रांसिस्को में ही छापे गए थे। और सरप्राइजिंगली ये सारे के सारे नोट अनमार्क्ड थे। नाउ अनमार्क्ड होने का मतलब क्या है और ये बड़ी बात क्यों है, इसके बारे में अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ। शाम के करीब 7:40 में प्लेन की रिफ्यूलिंग खत्म हुई और फ्लाइट 305 फिर से टेक ऑफ कर गई, जहां इस पे अब केवल कूपर, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो, कैप्टन विलियम स्कॉट और को पायलट बिल रेटाजैक के साथ फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड ए एंडरसन भी थे और बाकी सभी क्रूमेट्स एयरपोर्ट पर ही उतर गए थे। जब कूपर फ्लाइट 305 में वापस से ट्रैवल कर रहा था तो उसके पीछे 3 फाइटर पायलट्स एस फॉर्मेशन में प्लेन का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह कि वो कूपर को ना दिखे। टेक ऑफ के करीब 5 मिनट बाद कूपर ने टीना को प्लेन की सीढ़ियां नीचे करने को कहा, लेकिन टीना ने कूपर को बताया कि ऐसा करने पर हवा की वजह से वो भी फ्लाइट के बाहर जा सकती है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। जिसे जानने के बाद कूपर ने टीना को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां होने के कारण अगर पीछे का गेट खुला भी तो उससे टीना को कोई भी खतरा नहीं होगा। कुछ समय बाद गेट खोला गया और करीब 8:13 पे रिपोर्टेडली कूपर कूद गया। ऑल्दो ये टाइम कंफर्म नहीं है, बट इसे ही सबसे विश्वसनीय माना जाता है। सीढ़ियां खुली होने के बावजूद रात के करीब 11:02 पे फ्लाइट रेनो टाहो एयरपोर्ट पे लैंड हुई। क्रू बाहर आया और कूपर की तलाश करने लगे। जब वो पूरी तरह श्योर हो गए कि कूपर अब फ्लाइट पे नहीं है, तब उन्होंने ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद ऑफिशियल्स फ्लाइट का पूरा मुआयना करने लगे, एविडेंसेस ढूंढने लगे और अगले कुछ दशकों के लिए डीबी कूपर एक मिस्ट्री बन गया। एक ऐसा शख्स जिसने दिन दहाड़े प्लेन हाईजैक किया, फिर भरी निगरानी में वहां से कूद के गायब हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है ना कि कभी हमें कूपर का पता चला ही नहीं या फिर चलने ही नहीं दिया गया। एंड दैट इज वेयर द मिस्ट्री कम्स इन, जिसके बारे में ना कोई भी बात नहीं करता दोस्तों। क्या आपको पता है कि डीबी कूपर ने एक्चुअली कभी भी अपना नाम डीबी कूपर यूज ही नहीं किया था, ना तो डॉक्यूमेंट्स में, ना ही किसी से बात करने में। इवन उसके फुल नाम में तो बी अल्फाबेट तो आता ही नहीं है। तो आखिर डैन कूपर अचानक से डीबी कूपर कैसे बन गया? दरअसल ये हुआ था रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग की एक गलत रिपोर्टिंग की वजह से। जब उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट करने के लिए एयरलाइंस को कम्युनिकेट किया था, तो उन्होंने एयरलाइन से डीबी कूपर के नाम मिलने की बात एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि उन्हें डीबी कूपर नाम ही दिया गया था या कोई सिग्नल इश्यू किया गया था। बट व्हाट इफ एयरलाइंस ने जानबूझ के मीडिया को मिसगाइड करने के लिए रिपोर्टर्स को गलत नाम दिया हो, ताकि कहीं वो मिस्ट्री को सॉल्व ना कर ले? क्योंकि आफ्टर ऑल इतिहास ऐसे इंसिडेंट से भरा पड़ा है जब पुलिस से पहले और बेहतर तरीके से रिपोर्टर्स ने मिस्ट्रीज को सॉल्व की हो। खैर, हो सकता है कि हम इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। आफ्टर ऑल इतना तो कंफर्म है कि हाईजैकर ने अपना असली नाम इस इंसिडेंट के लिए नहीं यूज किया था। मतलब कि डैन कूपर और डीबी कूपर दोनों ही नाम इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सेंस नहीं बनाने वाले थे। लेकिन अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को गौर से देखेंगे ना, तो इसका बेस प्लॉट जो कि अटैची में रखा वो बॉम्ब था, वही फ्लॉड लगता है। I mean, उस बॉम्ब को फ्लोरेंस के अलावा फ्लाइट पे लिटरली किसी ने भी नहीं देखा था। और एक और चीज तो श्योर है कि फ्लोरेंस कोई बॉम्ब एक्सपर्ट तो थी नहीं। इवन फ्लोरेंस ने खुद भी कहा था कि अटैची के अंदर के कंटेंट को देखते ही उन्होंने एज्यूम किया कि वो एक डायनामाइट है। सो क्या ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा हाईजैक एक फ्लाइट अटेंडेंट के अजम्पशन पे बेस्ड था? ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक था, पर किसी ने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, या यूं कहूं कि देना ही नहीं चाहते थे। और रैमसन के पैसे देने से लेकर पैराशूट की डिमांड मानने तक सब कुछ इतना स्मूथली हुआ ना कि शायद ही हम इसे इतिहास के सबसे मेंटोस हाईजैकिंग इंसिडेंट मान सकते हैं। नाउ आई नो कि दर्जनों लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन वो तो हर हाईजैक में होती है। एंड एज फार एज वी नो, बिना नेगोशिएशन के कभी भी किसी हाईजैकर को सारे रिसोर्सेस नहीं दिए गए हैं, वो भी इतनी जल्दी। इस कहानी का एक और पहलू है जिसपे कोई भी सवाल नहीं उठाता, और वो है वो 3 फाइटर प्लेन्स जो फ्लाइट 305 का पीछा कर रहा था। कहा जाता है कि FBI ने कैप्टन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फ्लाइट का पैथ रिक्रिएट किया था और उस रास्ते को रिट्रेस करके कूपर की लोकेशन, या एटलीस्ट वो जिस जगह से फ्लाइट से कूद के लैंड किया होगा, उस जगह की लोकेशन पता लगाने का बहुत प्रयास किया गया। बट फाइटर पायलट्स, जिन्हें सेकंड से भी कम समय में कॉम्बैट टैक्टिक्स को डिसाइड करना पड़ता है, क्या उन तीनों में से किसी ने भी स्टेयर केस को उड़ती हुई फ्लाइट में नीचे आते हुए नहीं देखा? या चलो डिस्टेंस की वजह से नहीं भी देखा हो, तो क्या किसी ने भी कूपर को फ्लाइट से गिरते हुए नहीं देखा?
अगर नहीं तो ये सच में एक पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, और अगर देखा तो गिरते हुए कूपर को उसी वक्त ढूंढने के लिए रीट्रेस क्यों नहीं किया गया, ये भी एक नोटिंग पॉइंट है। अब एक बार को हमने मान भी लिया कि ये सब कुछ पॉसिबल था, फ्लोरेंस बॉम्ब एक्सपर्ट थी, एयरफोर्स वालों को गिरता हुआ कूपर नहीं दिखा, बट स्टिल एक बहुत बड़ी चीज जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था वो ये था कि पुलिस ने कूपर को अनमार्क्ड नोट्स क्यों दिए। बेसिकली पुलिस क्या करती है ना कि जब उनको शक होता है कि कैश इल्लीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है तो वो नोट्स को मार्क कर दिया करते हैं ताकि वो नोट्स कहाँ यूज हो रहे हैं या फिर उन्हें इल्लीगल एक्टिविटीज में कौन उसे यूज कर रहा है इसे इजीली आइडेंटिफाई और ट्रेस किया जा सके, और खबरी भी इसे पहचान जाते हैं कि इस नोट की खबर पुलिस को देनी है। अब अगर डीबी कूपर के नोट्स को मार्क कर दिए जाते हैं ना, जैसे कि कोई साइन बना दिया जाता या फिर किसी तरह की डिफरेंट डाई यूज कर ली जाती जो कॉमनली किया जाता है, तो उन्हें भी जहां कहीं भी इस्तेमाल किया जाता ना उसे ट्रेस करना आसान हो जाता, और क्या पता कूपर की पहचान भी आसानी से हो जाती। बट फॉर सम रीजन अथॉरिटीज ने ऐसा किया ही नहीं और कूपर को अनमार्क्ड नोट्स दे दिए जिनमें सीरियल नंबर्स तो होते हैं पर कोई भी स्पेशल ट्रेसिंग मार्क्स नहीं होती। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि कूपर ने स्पेशली कहा था कि नोट्स अनमार्क्ड रहने चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि पुलिस ने ऐसा जानबूझ के किया था। पर क्यों? वेल, चूंकि केस कभी भी सॉल्व ही नहीं हुआ तो इसका जवाब भी किसी के पास भी नहीं है। FBI ने रेगुलर अपडेट्स दिए, कूपर को ढूंढने की बहुत कोशिशें भी की गई पर कूपर कभी भी नहीं मिला, एंड चीजों को फैसिनेट करने के लिए लोगों ने कूपर को कहीं एलियन बता दिया तो कहीं पर कुछ और ही। बट आई थिंक ये सब जितने प्रिसिशन के साथ हुआ है इसमें किसी अपर ऑफिशियल्स का हाथ भी था, और वो अपर ऑफिशियल उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिचर्ड निक्सन भी हो सकते हैं। देखो, कूपर ने फ्लाइट के उड़ने से लेकर पैसों के आने तक सब कुछ इतनी बारीकी से बताया था कि जिसे आप उसे रियल टाइम प्रोफेसर मान सकते हो। उसको अपने साथ किसी हॉस्टेज को नहीं ले जाना था, फिर भी उसने 2 जोड़ी पैराशूट मंगवाई ताकि अथॉरिटीज उसे डैमेज्ड पैराशूट्स ना दे दे। जब फ्लाइट टाकोमा के ऊपर से उड़ रही थी तब कूपर ने अपने बगल में बैठी अटेंडेंट से कहा था कि लगता है फ्लाइट टाकोमा के ऊपर उड़ रही है, जैसा कि वो कई बार उस जगह को ऊपर आसमान से देख चुका हो। इवन जब उसे ये बताया गया कि उसके पैराशूट मैकॉर्ड एयरफोर्स बेस से आ रहे हैं तो उसने ये भी बता दिया कि एयरफोर्स बेस से एयरपोर्ट पहुंचने में पैराशूट्स को 20 मिनट लगेंगे, जो कि ये बात साफ साफ जाहिर करता है कि वो इस पूरे रीजन से कितना क्लोजली वाकिफ था। आमतौर पे हाईजैकर्स गुस्सा में होते हैं, सबसे बदतमीजी से बात करते हैं और जल्दबाजी में बार बार कहते हैं कि वो किसी की जान ले लेंगे या प्लेन उड़ा देंगे, लेकिन कूपर ने किसी भी एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी नहीं की, सबसे प्यार से बात की, किसी को एक खरोच तक नहीं पहुंचाई, ना ऊंची आवाज में एक शब्द भी कहा। टीना जो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा कि कूपर बिल्कुल भी नर्वस नहीं था और बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होके सबसे बात कर रहा था, जैसा कि उसे ये पता हो कि क्या क्या कैसे होने वाला है और कोई भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। जब टीना ने मजाक में कूपर से बोला कि क्या थोड़े पैसे वो भी ले सकती है, तो कूपर ने एक बड़ा पैकेट टीना को थमा दिया जैसे कि उसे पैसों की पड़ी ही ना हो, जिसे टीना ने बाद में मना कर दिया, ये कहते हुए कि फ्लाइट की पॉलिसी नहीं है कस्टमर से पैसा लेने की। अब जब मकलो कूपर के लिए पैराशूट लाई थी ना, तो उसने साथ में कूपर को पैराशूट यूज करने का प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन भी दिया था, जिसे कूपर ने यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि उसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब था कि उसे इन्हें कैसे यूज करना है ये बहुत ही अच्छे से पता था। जब फ्लाइट दोबारा से टेक ऑफ करी तो कूपर ने बिल्कुल डिटेल में कैप्टन को बताया कि प्लेन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैक्सिको की तरफ ले जाओ, बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे, करीब 185 किलोमीटर पर आवर पे, और ये भी कहा कि इस दौरान प्लेन की ऊंचाई 10,000 फुट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कूपर ने यह भी कहा कि इस पूरे फ्लाइट के दौरान लैंडिंग गियर, मतलब जो प्लेन के नीचे पहिए होते हैं ना, वो नीचे ही रहने चाहिए और जो फ्लाइट के पंख है वो एग्जैक्टली 15 डिग्री झुके होने चाहिए। इतनी प्रिसिशन किसी हाईजैकर के पास केवल 2 ही केसेस में हो सकती है। पहला, या तो उसने प्लेन के बारे में बहुत ज्यादा क्लोजली स्टडी किया हो, दूसरा, या तो उसके ऊपर किसी ऐसे शख्स का हाथ हो जिसने ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए कूपर को छोटी से छोटी चीजों के लिए ट्रेन किया हो। और जब हम इन दोनों केसेस को ध्यान में रखते हैं तो हमें 3 मेजर नाम ध्यान में आते हैं। नंबर 1 केनेथ क्रिश्चियनसन, नंबर 2 डोनाल्ड नायरॉफ और नंबर 3 रिचर्ड निक्सन।
देखो, केनेथ क्रिश्चियनसन एक फ्लाइट अटेंडेंट थे जिन्होंने नॉर्थवेस्ट एयरलाइन के साथ मैकेनिक, फ्लाइट अटेंडेंट और पर्सर, जिसे आप कैबिन मैनेजर भी कह सकते हैं, उसके तौर पर काम किया था। नाउ केनेथ की लाइफ ना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी और कोई भी लैविशनेस नहीं थी, लेकिन इस हाईजैक के अगले साल केनेथ ने एक बेहतरीन बंगला फुल कैश पेमेंट में खरीदा था और वो घर इतना सुंदर था कि उसे सिर्फ किसी फ्लाइट अटेंडेंट की सैलरी से खरीद पाना बिल्कुल नामुमकिन माना जा सकता था। इसके अलावा केनेथ के भाई लाइल ये क्लेम करते हैं कि जब केनेथ 1994 में आखिरी सांसें गिन रहा था तब उन्होंने लाइल से कहा था कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब देखो, कूपर की प्रिसिशन इस बात को परफेक्टली बयां करती थी कि वो फ्लाइट से बहुत ज्यादा फेमिलियर था, जिस वजह से केनेथ सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे टॉप पे आते हैं। अब अगर बात हो डैन कूपर को आइडेंटिफाई करने की, अब एक और मजेदार बात यह है कि केनेथ एक मिलिट्री पैराट्रूपर भी रह चुके थे, जिस वजह से उनके लिए बॉम्ब जुगाड़ना या फेक आईडीज बनवाना भी कोई कठिन काम नहीं रहा होगा। और यही चीज केनेथ पे होने वाले शक को और गहरा कर देती है। ये केनेथ क्रिश्चियनसन की फोटो है और अगर आप कूपर के स्केच को फोटो के अगल बगल रखते हैं ना तो कई सिमिलैरिटीज भी नजर आती है, जिस पर आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। डोनाल्ड नायरॉप ऐसे इंसिडेंट के लिए इंश्योरेंस लेके रखे हुए थे और कूपर को $2 लाख देने के बावजूद उन्हें इंश्योरेंस वालों से करीब $1,80,000 एज ए कंपनसेशन मिला था। तो क्या ये हो सकता है कि डोनाल्ड ने किसी को हायर किया, उसको इसके लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट देने की बात कही और फिर ना सिर्फ उन $2 लाख में से कुछ पैसे अपने पास रखे, बल्कि वो $1,80,000 जो इंश्योरेंस से मिला उसे भी हासिल कर लिया। और फिर इस पूरे मामले में नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की जो पॉजिटिव पीआर हुई ना, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोगों की जान बचाने के लिए डोनाल्ड ने पैसे की चिंता ही नहीं करी। बिना नुकसान के नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस ने इतनी बड़ी सिचुएशन से डील कर ली और सभी को सेफली डिपोर्ट किया। टेक्निकली इससे डोनाल्ड को पॉजिटिव पीआर, अच्छी ब्रांडिंग और कैश मनी, ये तीनों चीजें मिली होंगी। तो क्या डोनाल्ड का इस हादसे में बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं था, ये मानकर सब कुछ नजरअंदाज कर सकते हो आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि उनका नाम भी अपनी पावर का अब्यूज करके गलत कामों में इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। तो देखो, है तो ये सिर्फ थियरी ही, क्योंकि पॉलिटिकल बातें कभी बाहर आ ही नहीं पाती। पर क्या हो अगर इस इंसिडेंट के पीछे भी निक्सन की उसी करप्ट दिमाग की कोई साजिश रही हो और उन्होंने फिर अपनी पावर को अब्यूज करके सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिटा दिए हो। देखो, साल 1980s तक इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन 1980s में एक बच्चे को बीच पे एक $20 का बंडल मिला, जिसका सीरियल नंबर डीबी कूपर को दिए हुए नोट से मैच कर रहा था। अब ऑल्दो इससे कुछ पता तो नहीं लग पाया, लेकिन आपके हिसाब से इस हादसे की हकीकत क्या है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मलेशिया से उड़े एक ऐसे फ्लाइट के बारे में जिसका नाम था MH370 और ये बीच हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। लेकिन आखिर ये गायब कैसे होता है और कैसे बाद में इसके काफी सारे राज खुलते हैं, पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।